नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज के इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं महिंद्रा XUV 700 के बारे में। इस वीडियो के स्पॉन्सर है स्किलशेयर, जिनके बारे में आगे बात करेंगे। XUV 700 जो है वो लंबे अरसे से हम उसका इंतजार कर रहे थे। XUV 500 का इंतजार कर रहे थे एक्चुअली, लेकिन महिंद्रा ने बोला हम आपको XUV 700 देंगे। अब जो उन्होंने बोला 700 देंगे तो हमें लगा कुछ प्रीमियम ऑफरिंग आएगी, थोड़ी महंगी होगी, लेकिन कल जब प्राइस अनाउंस हुई तो सबने ऐसा कहा ये क्या है, क्या महंगी गाड़ी प्रीमियम कार जो है हमें सस्ते प्राइस में मिल रही है या माजरा कुछ और है। तो क्या माजरा है ये जानने के लिए वीडियो जो है आपको पूरा देखना पड़ेगा। इंटीरियर में, एक्सटीरियर में फीचर्स वगैरह क्या दिए गए हैं, चलाने में कैसी है, डीजल कैसी है, पेट्रोल कैसी है, ऑटोमेटिक कैसी है, मैनुअल कैसी है, सब चला के जो है हम देखेंगे। अनफॉर्चुनेटली ऑल व्हील ड्राइव जो है अभी हमें चलाने को नहीं मिला है, लेकिन जब भी वो चलाने को मिलेगा तो उसकी भी हम बात कर लेंगे। फिलहाल जो है जो मिला है उसकी बात करते हैं। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चाबी से शुरुआत करते हैं एक्सटीरियर फीचर्स की, फिर इंटीरियर में चलेंगे। चाबी जो है एज यूजुअल जो महिंद्रा की हमने टिपिकली देखी है वही है। मुझे लगता है जो XUV 300 और एल्टोस के साथ में आती थी वो वाली यूज़ की जानी चाहिए थी, वो ज़्यादा प्रीमियम लगती है। बट यही कन्वेंशनल जो हमने अब तक देखा है वो की गई है, बस लोगो जो है वो बदल दिया गया है। वो आगे वाली धीरे धीरे सारी SUVs में लोगो जो है बदला हुआ है आपको मिलेगा। चाबी में 3 बटन है, लॉक अनलॉक, और बीच में ये जो देख पा रही है बूट अनलॉक अगर आपको करना हो तो उसके लिए। लेकिन ये 3 बटन में कुछ और फंक्शन भी छुपा हुआ है। कैसा फंक्शन छुपा हुआ है? वेल, जब आप अनलॉक बटन को दबा के रखेंगे तो ये अनलॉक बटन को दबाए रखने से आप देख पा रहे हैं ड्राइवर साइड की विंडो रोल डाउन हो रही है और ऊपर जो है सनरूफ जो है वो खुल गई है। प्लस अगर आप यहाँ जाके नोटिस करेंगे तो वेंटिलेशन शुरू हो गया है, हवा जो है वो आनी शुरू हो गई है और जो अंदर की हवा है वो बेसिकली अब बाहर निकलना शुरू हो रही है। ये बहुत ही कमाल का फीचर है। जहाँ पे भी गर्मियाँ ज़्यादा होती है वहाँ पे काफ़ी इसको ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे लोग। प्रॉब्लम ये है कि जब मैं ये बंद कर रहा हूँ, एक तो इसमें कोई भी रिमोट स्टार्ट स्टॉप नहीं आता है बेसिकली, कि जैसे हमने एल्कजार में देखा है, जैसे हमने सेल्टोस वगैरह में देखा है कि उसमें आप बटन दबा के रखो और गाड़ी जो है रिमोटली स्टार्ट हो जाती है। क्रेटा में देखा है बेसिकली, तो वो इसमें फंक्शन नहीं आता है। गाड़ी का AC ऑन नहीं होता है, वेंटिलेशन ऑन होता है। और अगर आपका कोई भी ये जैसे ये पर्टिकुलर अगर ग्लास खुला हो या अगर आपको रोल डाउन करना तो वो नहीं होता है। जैसे मान लो ये ग्लास खुला था और मैं गाड़ी को लॉक करके कहीं जा रहा हूँ और अगर मैं ये बटन दबाए रखूँगा तो सारे कांच ऊपर नहीं होते हैं। एक तो ये साउंड करा बार बार, सारे कांच ऊपर नहीं होते हैं, सिर्फ ड्राइवर साइड और सनरूफ जो है वो बंद होती है, जो कि थोड़ा सा एक मिस कर गए हैं वो फीचर। बेसिकली क्या है, बाकी विंडोज़ जो है वो वन टच रोल अप रोल डाउन भी नहीं होते हैं। आगे से बात करते हैं क्या चीज़ें दी गई है। यहाँ पे आपको मिलती है LED लाइट्स और काफ़ी कमाल थ्रो इन लाइट्स का है। नीचे वाले इवेंट में LED नहीं मिलेगी, X3 जो है उसमें अभी आप जो देख पा रहे हैं ऐसी ही हेलोजन मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जो है आपको रिफ्लेक्टर भी LED मिल रही है। ऊपर जो है ये जो है आपके पास में इंडिकेटर है, आप देख पा रहे हैं ये 2 DRL है। बेसिकली यहाँ पे 2 DRL है और इनके बीच में जो है ये ओके ये जो बीच में आपने देखा है ये फ्लोटिंग टाइप के आपके पास में इंडिकेटर्स हैं, पीछे भी फ्लोटिंग वाले मिलते हैं। ये आपके पास में फॉग लैंप है जो कि अगेन LED रिफ्लेक्टर बेस पे आता है और काफ़ी बढ़िया थ्रो जो उसका है। इधर आपके पास महिंद्रा का नया लोगो है। महिंद्रा ने बहुत कुछ समझाया इसके बारे में कि इसमें 2 M बनते हैं और साथ ही में ये इसका ओपन स्काई ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, ये रोड अहेड है और काफ़ी सारी चीज़ें जो है उन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेन की। उस पर कभी कोई अलग वीडियो बना देंगे अगर आपको इंटरेस्ट हो तो। नीचे यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा जो है वो यहाँ पे होता है और ऐसी कुछ ग्रिल जो है वो महिंद्रा ने संभाल की है। साइड में आते हैं टायर और बात करते हैं व्हील की। तो व्हील जो है वो 18 इंचेस है यहाँ पे। हालांकि ये बड़ा लगता नहीं क्योंकि यहाँ पे ब्लैक लाइनिंग है एंड में, तो इस वजह से कैमरा वैमरा पे इतना बड़ा लगता नहीं। रियल में देखोगे तो आपको पता चलेगा है 18 थोड़ा बड़ा है। और 235/60R18 ये साइज़ जो है टायर की इस्तेमाल की गई है। MRF वाइंडर टायर जो है अभी इस पर लग रखे हैं। एड्रीनो X का मतलब है कि ये वो वेरियंट है जिसमें इंजन जो अपनी मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस वाले इंजन जो है वो यहाँ पे दिए जाते हैं। लोअर वेरिएंट MX जो है उस पर एड्रीनो X जो है वो नहीं लिखा होगा। गाड़ी में साइड में ORVM है, टर्न इंडिकेटर है LED वाले। ऊपर इधर देखेंगे तो ये 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा है और यहाँ पे पडल लैंप की जगह है, बट कोई भी पडल लैंप हमें नहीं दिखे। रिमेंबर XUV 500 में पडल लैंप भी आते थे, एम्बियंट लाइटिंग भी आती थी। इस गाड़ी में एम्बियंट लाइटिंग और पडल लैंप नहीं आते हैं, जो कि थोड़ा कई लोगों को लगेगा कि अरे ये ऐसा क्यों किया गया। ये स्मार्ट डोर हैंडल कहे जाते हैं। नाउ रिमेंबर स्मार्ट डोर हैंडल जो है वो अलग है, जो इलेक्ट्रिक डोर हैंडल है इलेक्ट्रिकली खुलने वाले से। तो अभी मैं अगर गाड़ी को अनलॉक कर दूं तो जैसे मैंने ये अनलॉक कर दिया तो ये डोर हैंडल बाहर नहीं आते हैं। लेकिन मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, जो ऑटोमेटिक कार्स थी यहाँ पे जो हमें चला रहे थे उसमें कुछ ऐसा सा मिला हमें कि जब भी हम बटन दबा रहे थे अनलॉक कर रहे थे तो दरवाजे खुल के बाहर आ जा रहे थे। इसमें आप जो है ऐसे करोगे तो बाहर आएगा और बंद अपने आप हो जाता है, लेकिन आपको खोलने के लिए ऐसे करना पड़ता है, तब जाके जो है वो बाहर आते हैं, ऑटोमेटिकली बाहर नहीं आते हैं। तो ये फ़र्क है एक। और कुछ टेक पैक है बेसिकली, ये फीचर लोडेड ही है गाड़ी, इसमें जो है सब कुछ लगा हुआ है। हालांकि महिंद्रा ने काफ़ी सारे फीचर्स अभी तक प्रॉपर्ली अनवील नहीं किए, तो जो है वो आएंगे ज़रूर, बट वो ऑप्शनल आएंगे। कैसे आएंगे, किस वेरिएंट में आएंगे, इस पर क्लैरिटी नहीं है। ये टॉप एंड ट्रिम है, AX7 लिखा हुआ है। T जो है यहाँ पे हमें लग रहा है उसका मतलब है मैनुअल, सारे वर्जन में T लिखा हुआ है, और L जिसमें भी लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिक हमें यहाँ देखने को मिले।
पहले XUV700 जो है ब्रांडिंग यहाँ पे की गई है। उसके बाद यहाँ पे जो टेल लाइट्स है ये एक्चुअली काफ़ी लोग जो इसके बारे में बात कर रहे थे कि बहुत बुरी लग रही है, ऐसा कुछ फर्स्ट जो फोटोज आई थी उससे, लेकिन एक्चुअल में अगर आप इसको देखेंगे तो धीरे धीरे आपको ये अच्छी लगने लगेगी। बिल्कुल भी किसी एंगल से बुरी जो है वो ये नहीं लगने वाली है। मुझे जो चीज़ अजीब सी लगी हुई है, आफ्टर मार्केट थॉट लग रहा है पूरा का पूरा, ये जो जिस हिसाब से लगाया गया है, और आई एम श्योर ये आफ्टर मार्केट हो भी सकता है, बिकॉज महिंद्रा जो है पहले अपने रेगुलर जो उनका लोगो रहा है पहले वाला उसी के साथ आ रही थी, जो कि आप यहाँ नीचे अगर हाथ लगा के देखेंगे तो आपको फील होगा कि उसी टाइप से कर्व दिया गया कि जो पहले वाला लोगो है उसको हाउस करने के हिसाब से ये लोगो जो है बाद में लगाया गया। इधर आपके पास में कैमरा है, इधर आपके पास में रिवर्स पार्किंग सेंसर्स है, 2 ही दिए गए हैं। वैसे तो गाड़ी में सेफ्टी का काफ़ी ध्यान रखा गया है, बट ये 2 देना जो है वो थोड़ी सी अच्छी बात नहीं है। इधर आपके पास में डिफॉगर है, वॉशर इधर से आएगा, हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ पे है, ये आपका हो गया शार्क फिन एंटीना। ये जो आप देख पा रहे हैं ये रियर वाइपर है, और पीछे और कुछ है नहीं। ऊपर रूफ रेल्स वगैरह जो दी गई है, और हम सब लोगों को जो पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, वो यहाँ पे हमारे पास में हो गई सनरूफ, और काफ़ी बड़ी सनरूफ एक्चुअली, जिसको महिंद्रा एक्चुअली सनरूफ कहता भी नहीं है, स्काई रूफ उसको बोल रहे हैं। तो उसकी अब अंदर जाके बात करते हैं। डिस्क ब्रेक आगे और पीछे दोनों तरफ आप देख पा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं अंदर की ओर, जहाँ बहुत सारे फीचर है, तो थोड़ा सा मुझे वक्त देना, बियर विथ मी, काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पे होंगे। सबसे पहले तो मैं अंदर जा रहा हूँ तो सीट जो है वो ऑटोमेटिकली पीछे चलेगी। ये वेलकम फंक्शन है जिसको आप डिसेबल भी कर सकते हो। डोर बूट जो है थोड़ा सा ओपन है एक्चुअली, यस। गाड़ी में ना कई जगह शट लाइन्स और इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उतनी बढ़िया जो है कंसिस्टेंसी तो है उनमें, लेकिन बड़ी है शट लाइन्स, तो उसका ध्यान रखना चाहिए था। प्लस ये जो आप देख पा रहे हो ये प्लास्टिक है, जी हाँ ये प्लास्टिक है, ये फाइबर है एक्चुअली, और ये मेटल नहीं है, जो कि कई लोगों के लिए अच्छी बात नहीं हो सकती। महिंद्रा का कहना है डायनेमिक्स वगैरह कई चीज़ों का ध्यान रखने की वजह से जो है इसको ऐसा बनाना पड़ा। बूट अगर आप साथ के साथ रोज मतलब सीट्स जो है यूज़ करते हैं, 3rd रो ऊपर है, तो आपके पास बूट स्पेस जो है ज़्यादा नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको मेरा कैमरा रख के दिखाता हूँ यहाँ पे, कैमरा नहीं, मैं कैमरा बैग रख के बताता हूँ, और मेरा कैमरा बैग जो है वो प्रॉपर्ली फिट हो जाएगा, और ऐसा एक और बैग आ जाएगा। इतनी सी जगह है, हालांकि ये सीट जो है अभी रिक्लाइन नहीं है, ऊपर तो पूरा आगे गई है। अगर मैं इनको अपनी बेस्ट पोजीशन पे रिक्लाइन कर दूं तो ये बैग जो है रखना ये भी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, इतना जो है रिक्लाइन का आपके पास में स्कोप इसमें है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। ओके, सो इट्स प्लास्टिक फाइबर, हर बार वो फील आपको ज़रूर आती रहेगी, चाहे बजा के देखो या चाहे किसी और तरीके से देखो। चलिए बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या आपको जो है दिए गए फीचर्स। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ब्रीफली बात करते हैं वीडियो स्पॉन्सर स्किल शेयर के बारे में। स्किल शेयर एक ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है जहाँ पे आप बहुत सारी क्रिएटिव स्किल्स सीख सकते हैं। मैंने जब गाड़ियों के बारे में जानना शुरू किया और बाद में जब यूट्यूब में चीज़ें आगे बढ़ रही थी, तो मेरे लिए चीज़ें काफ़ी स्लो थी स्टार्टिंग में, क्योंकि कोई भी ऐसी 7-8 साल पहले जगह नहीं थी जहाँ पे ये सब चीज़ें एक साथ आप सीख पाओ, इनके बारे में ज़्यादा जान पाओ। एंड आई एम श्योर जो बाकी इंडस्ट्री लीडर्स थे, यूट्यूबर्स थे, उन्होंने भी यही सब चीज़ें फेस की होगी। ट्रायल एंड एरर बहुत चलता था उस टाइम पे, लेकिन आप लर्न कर सकते हो उन्हीं इंडस्ट्री लीडर और यूट्यूबर से, स्किल शेयर के मेंबर बन के और उनकी क्लासेस देख के। फिर चाहे बात फिल्म मेकिंग की हो, वेब डेवलपमेंट की हो, ऑटोमोटिव डिज़ाइन की हो, या कार्स के बारे में नॉलेज की हो, मैं खुद अभी माइल्स फियनले की कलर ग्रेडिंग की क्लासेस ले रहा हूँ, और काफ़ी क्लैरिटी और एग्जांपल्स के साथ में वो समझाते हैं। और जल्द ही जो भी स्किल्स मैं सीख रहा हूँ वो आपको मेरी वीडियोज़ में देखने को मिलेगी। स्किल शेयर का सालाना सब्सक्रिप्शन फ़ी 2400 रुपये से भी कम का है, जो कि 200 रुपये से भी कम पर महीना हुआ। इतने तो आप एक कैब राइड में खर्च कर देते हो। अगर आप अभी नीचे दिए गए लिंक से ज्वाइन करोगे तो पहले 10,000 लोगों को फर्स्ट मंथ का ट्रायल फ्री मिलेगा, और इट्स एन अमेजिंग वैल्यू फॉर मनी, कंसिडरिंग आप एक ही सब्सक्रिप्शन से इतनी सारी चीज़ें सीख सकते हो, इतनी सारी स्किल सीख सकते हो जो आपकी इंटरेस्ट की हो। XUV700 के इंटीरियर्स दिखने में काफ़ी प्रीमियम फील होते हैं। अगर एल्टोरस को छोड़ दी जाए तो ये महिंद्रा की वो कार है जो देखने में सबसे ज़्यादा सुंदर लगती है अंदर से एक बार की एक नज़र से। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो भी टॉप नॉच है। आइए मटेरियल की बात करते हुए इंटीरियर की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या सब कुछ चीज़ें हमें मिलती है। इधर से शुरुआत करते हैं और क्या सब चीज़ें हैं। वेल ये थोड़ा सा फिनिश जो है यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर की ओर हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल है, नीचे भी हार्ड प्लास्टिक पूरा हार्ड है। हालांकि कई जगह ग्लॉस का इस्तेमाल किया गया है। लोअर वेरिएंट में इतना ग्लॉस नहीं है, जैसे कि ये बटन्स यहाँ पे ग्लॉस में देख पा रहे हो, लोअर वेरिएंट में ये ग्लॉस में नहीं है। ये रेगुलर जो ब्लैक कलर का मतलब इस तरीके का फिनिश जो है वो दी गई है। और ओवरऑल फिट एंड फिनिश मैं ये नहीं कहूँगा टॉप नॉच है, लेकिन ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ चीज़ें देख सकते हैं जो कि देखने में उतनी अच्छी, उतनी प्रीमियम फिट एंड फिनिश वाली लगती नहीं है। उसके अलावा ऐसा
कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, शटलाइंस वगैरह जो होते हैं ना कि प्रॉपर फिटिंग नहीं हो पा रही है, वो कंसिस्टेंसी आपको दिखेगी। अगर आप अदर मैन्युफैक्चर से कंपेयर करेंगे तो जैसे टाटा की थोड़ी सी आपको जो है और ऐसा लगता है कि फिट एंड फिनिश उनकी उतनी अच्छी नहीं है जितनी महिंद्रा की उनसे थोड़ी बेटर है, लेकिन Hyundai वगैरह जो है उनकी थोड़ी सी और ज़्यादा बेटर है। जैसे यहाँ पे भी देखो, ये आप देख पा रहे हैं गैप, तो ऐसे गैप जो है आपको मिल जाएंगे। फॉर्चुनेटली कहीं पे भी एकदम ऐसी जगह पे नहीं मिलते हैं जो एकदम आगे जो है दिखती रहती है, उन पे कहीं पे भी ऐसे गैप जो है वो नहीं नजर आएंगे। क्या क्या फीचर्स हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले सोनी का आपको स्पीकर सिस्टम दिया गया है, बहुत ही कमाल साउंड इसकी है और वो बहुत बढ़िया लगा। इनफैक्ट उसको ऐड करने के लिए यहाँ पे 4 वर्चुअल स्पीकर जो है वो लगाएंगे, 2 आगे 2 पीछे, जो आप पीछे वाले जो है मैं अभी आपको दिखाऊंगा, और वो एक कमाल एक्सपीरियंस जो बनाते हैं। यहाँ पे आपको ये इंस्पिरेशन लगेगी मर्सिडीज़ की कुछ कार से। मेमोरी सीट्स और सीट जो एडजस्टमेंट उनका ऊपर नीचे आप एडजस्ट कर सकते हो, आगे पीछे आप एडजस्ट कर सकते हो। थाई सपोर्ट जो है वो स्पेसिफिकली आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो, जिसकी थोड़ी सी कमी कुछ टॉल लोगों को हो सकती है। यहाँ पे आप जो है रिक्लाइन कर सकते हो। ये हेड और ये जो है ये डमी बटन है, इसके यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट है नहीं। ये अनलॉक करने के लिए, यहाँ पे लॉक अनलॉक करने के लिए, और ये खोलने के लिए दरवाज़ा बेसिकली। यहाँ पे आपके पास में ORVM के कंट्रोल है। ORVM फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए ये बटन आपको कुछ एल्तरस से लिए हुए लग पाएंगे, ये एल्तरस से इंस्पायर्ड है। हालांकि वन टच अप डाउन सिर्फ ड्राइवर को मिलता है, उसके अलावा किसी पैसेंजर को वन टच अप डाउन जो है नहीं मिलता है। दिया जाना चाहिए था, अच्छी चीज़ होती। ये यहाँ पे जो है फिनिश है लेदर की, जो कि अच्छी है। नीचे 1 लीटर की बॉटल आ सकती है। उसके बाद में स्पेस है थोड़ा सा, जहाँ पे और भी चीज़ें आप रख सकते हो, लेट्स से कुछ भी वॉलेट वगैरह। और नीचे यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर बताया गया अम्ब्रेला होल्डर। हालांकि नीचे कोई भी ड्रेन होने का तरीका नहीं दिया गया, तो कोई अगर पानी अम्ब्रेला से हल्का फुल्का लीक होता है तो वो ड्रेन कैसे होगा, इसका मुझे अभी तक पता नहीं है। इधर नीचे जो है एम्बिएंट लाइटिंग तो नहीं है, बट ये आप देख पा रही हो, जब भी आप दरवाज़ा खोलते हो तो रेड लाइट जलती है। इनफैक्ट कोई भी दरवाज़ा खोलो ये लाइट जो है वो जल जाती है, जो कि रात में पीछे आने वाले लोगों को भी एक थोड़ा सा वार्न कर देती है कि भैया कोई गाड़ी जो है उसका दरवाज़ा खुला है, विच इज़ अ नाइस थिंग। इधर हम देख लेते हैं AC वेंट है, और ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कुछ बटन है, जैसे कि ये यहाँ पे ट्रैक्शन स्टेबिलिटी कंट्रोल वगैरह वो, यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल वो, और ये जो है गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट्स ऑफ, इंजन स्टार्ट्स ऑफ वाला फंक्शन जो है वो ऑन ऑफ करने के लिए। ये हेडलाइट लेवलिंग स्विच जो है वो आपको यहाँ दिया गया है। अगर हम आए अंदर तो इधर आपके पास में है ये कंट्रोल, जो कि आपका पूरा का पूरा हेडलाइट से जुड़ा हुआ है। आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट जो है वो मिलती है, हाई बीम असिस्ट भी मिलता है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। इधर जो है आपको मिलता है रेन सेंसिंग वाइपर्स और उसके सारे कंट्रोल। साथ ही में आप ऑटो, मतलब इसको सिर्फ प्रेस कीजिए और ऑटो जो है वो रेन सेंसिंग वाइपर्स हो जाएंगे। वाइपर्स का थ्रो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छा थ्रो एक्चुअली वाइपर्स का है, जो कि एक अच्छी बात है। उसके बाद में इधर आपके पास में स्टीयरिंग व्हील है। स्टीयरिंग व्हील जो है वो काफ़ी अच्छा है, पकड़ उसकी अच्छी है और लेदर रैप्ड है, और ये लोगो जो है वो एक्चुअली काफ़ी सुंदर लगता है इस गाड़ी पे। और ये स्टीयरिंग व्हील जो है एडजस्ट अगर आपको करना हो तो आप टिल्ट में ऐसे ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो, और आप टेलीस्कोपिकली भी एडजस्ट, एक्चुअली इसको नहीं कर पा रहा हूँ मैं, बट जो डीजल ऑटोमेटिक था और पेट्रोल जो ऑटोमेटिक में चला उसमें एडजस्ट मैं कर पा रहा था, बट इस वाले मैनुअल में मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। प्रॉब्लम इसमें वो सिस्टम नहीं है, बहुत हार्ड है इसका, जो मुझसे भी हो नहीं रहा है। उसके बाद में इधर क्या सब चीज़ें उनकी बात करते हैं। तो MID जो है बेसिकली एक तो ये पूरा जो है मर्सिडीज इंस्पायर्ड बड़ी सी जो आपको दिख पा रही है स्क्रीन्स, ये कहाँ क्या क्या फीचर्स देती है उनकी बात करते हैं। और बहुत सारे फीचर्स में एक्चुअली महिंद्रा ने प्रोवाइड कर दिए हैं। तो क्या कुछ फीचर्स हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले इधर आपको ये एक तो कंट्रोल आपके इधर से करना है, आपको ये जो बटन मिल पा रहे हैं इनसे आपको यहाँ कंट्रोल करना है। ये क्रूज कंट्रोल के स्विच सारे इससे जो है आप MID कंट्रोल कर सकते हो। ये जो बटन देख पा रहे हो आप, ये अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल का है, ये आपको मैनुअल में मिल रहा है। ये बहुत ही वियर्ड चीज़ है, क्योंकि अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जो है वो मैनुअल में काम नहीं करता है, लेकिन ये पता नहीं कैसे जो है यहाँ पे दिया गया है, विच इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। किसी एक और वेरिएंट में जो है यहाँ पे ये नहीं दिया गया था, बट इसमें जो है वो दिया गया है। तो पता नहीं ये काम करेगा नहीं करेगा, अभी चलाते वक्त हम जो है ये देख लेंगे। उसके बाद में इधर क्या फीचर्स है इसमें वो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले ये कुछ इस तरीके का मेन मेन्यू है आपके पास में, ऑडियो, डिस्प्ले लेआउट, सेटिंग्स, अलर्ट हिस्ट्री, ड्राइव इन्फो, फ्यूल इन्फो, और उसके बाद में व्हीकल इन्फो, नेविगेशन, ड्राइवर असिस्टेंस, ये सब चीज़ें हैं। डिस्प्ले लेआउट में आएंगे तो आपको 3-4 डिस्प्ले जो है अलग अलग टाइप की मिल जाएगी, नॉर्मल, इन्फॉर्मेशन और मिनिमल। मतलब बेसिकली वही है कि आपको क्या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए या एकदम मिनिमल डिस्प्ले टाइप जो है वो रखना है, क्या रखना है, उस तरीके से आप जो है उसको सेट कर सकते हो। अब मैं जैसे कि मैंने इसको लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल पे आ जाता हूँ मैं, तो काफ़ी सारे मतलब जो भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें होगी वो दिखने लग जाएगी। और जब ये चेंज हो रहा होता है, और इनफैक्ट जब आप मोड चेंज करते हो तब भी मैं आपको दिखाऊंगा कि पुरानी XUV500 का जो डायल था उसकी याद सा दिलाता है वो। अब यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, इधर आपके पास में गियर पोजीशन दिखाएगा, ABS ऑफ है, तो अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा ABS को तो वहाँ से हट जाएगा। ये आपके पास में टैकोमीटर है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाता है। डीजल में अभी मैं बैठा हूँ तो ज़्यादा वो रेव नहीं करेगा। इधर आपके पास में बताएगा कि कितना आपके इंजन का टेम्परेचर, कूलेंट का टेम्परेचर क्या है। इधर आपका फ्यूल कितना है, जो कि अभी फुल
फुल है, इधर आपका स्पीडोमीटर एनालॉग वाला, इधर डिजिटल वाला, कुछ वार्निंग लाइट्स इधर उधर, ये जो है आपके पास दिखा रहा है कि कौन से मोड में गाड़ी है। जिप जैप जूम 3 मोड आते हैं, हालांकि मोड आपको यहाँ से एडजस्ट करने होते हैं, ये जो दिख पा रहा है जिप जैप जूम, इनसे आपको करना होता है, बट इसको दबाने से मोड चेंज नहीं होता, इसको दबाने से सिर्फ यहाँ पे दिखता है कि कौन से मोड में, और इसको सेलेक्ट करना पड़ता है, विच इज़ लिटिल कम्बर्सम। ऐसा क्यों किया, मतलब सिर्फ इसको दबाने से मोड चेंज हो जाते तो ज़्यादा थोड़ा सा बेहतर होता। हाँ, ऑन द गो थोड़ा देर दबाने पर होते ऐसा कुछ होता, क्योंकि कोई भी चेंज करता मोड, बट मोड चेंज होना इज़ नॉट अ हार्मफुल थिंग। अगर कोई गलती से कर भी देता तो इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना था। एनीवे मोड जो है वो चेंज ऐसे करते हैं, और मोड चेंज होने के बाद में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जूम लिखा हुआ आ गया है, और ये स्क्रीन जो है बीच वाली, ये भी आप सेट कर सकते हैं। आपको क्या देखना है, यहाँ पे ड्राइवर असिस्टेंस देखना है या कुछ और देखना है, उन सब चीज़ों की। अब क्या करना है भैया, अब हम वापस जाते हैं। देखो अभी देख पा रहे हो जूम मोड में डाला है तो XUV की सी याद दिला रहा होगा आपको, ये थोड़ा सा वैसा सा डायल जो है कुछ आ रहा है। यहाँ पे आपको डिजिटल स्पीडोमीटर देख ही पा रहे हो। वापस चलते हैं सेटिंग्स में, और क्या क्या फंक्शन है वहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। ड्राइवर असिस्टेंस में बहुत सारे फंक्शन मिलते हैं, जो कि अभी आगे जाकर बताता हूँ। नेविगेशन जो है वो यहाँ पे देख सकते हो आप। व्हीकल इन्फॉर्मेशन में काफ़ी सारी चीज़ें वो एक्चुअली यहाँ पे दिखाता है कि टायर प्रेशर, और आपके पास में टायर प्रेस जो है उसका टेम्परेचर क्या है वो भी दिखाता है। फिर उसके बाद में हम आए फ्यूल इन्फॉर्म में, दिखाता है कि फ्यूल एफिशिएंसी डिस्टेंस टू एम्प्टी में क्या मिल रहा है आपको। तो रेंज जो है 685 की है, 8.3 का फ्यूल एफिशिएंसी दिखा रहा है। इस एफिशिएंसी को सही मत मानिएगा, गाड़ी यहाँ पे खड़ी होकर शूट हो रही है काफ़ी देर से, तो ये फ्यूल एफिशिएंसी जो है थोड़ी आगे पीछे हो सकती है। रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी क्या दिखा रहा है, अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको दिखाएगा DEF का लेवल क्या है, और यहाँ पे एवरेज स्कोर आपके किस तरीके से आप गाड़ी चलाते हो वो। अगर दबाए रखेंगे तो ये रीसेट भी हो जाता है इस बटन को, जो है अगर आप बेसिकली ये DEF तो रीसेट नहीं होता है, इसको अगर आप दबाए रखेंगे तो यहाँ पे ये सब चीज़ें रीसेट हो जाएगी, और मैंने ये रीसेट कर दी है। अब उसके बाद में जब पीछे आते हैं वापस, तो कुछ और चीज़ें, जैसे कि एक तो ये ना स्लो चलता है, आप ये देख पा रहे हो, ये मैं इसको अभी दबा रहा हूँ और ऐसा स्लो मूवमेंट है, ये मैंने इसके अंदर एंटर किया, थोड़ा सा स्लो है वो। जो लोअर वेरिएंट है उसमें यहाँ पे फंक्शन दिए जाते हैं ये इसकी जगह, तो वो थोड़ा सा फिर भी फास्ट लग रहा था, लेकिन ये अभी यहाँ पे थोड़ा स्लो लग रहा है। जब भी टायर की डायरेक्शन इधर उधर होगी तो ये आपको दिखाता है टायर डायरेक्शन क्या करंटली है। अब वापस आते हैं, ये ट्रिप इन्फो A, ट्रिप इन्फो B, उसके बाद में यहाँ पे है आपके पास में टाइम, यहाँ पे आपके पास में ड्राइवर अटेंशन लेवल, जो कि अगर आप अटेंटिव नहीं रहते हैं काफ़ी देर तक तो गाड़ी जो है वो स्टीयरिंग में एक वाइब्रेशन सा पैदा करती है, और आपको बताती है भैया गाड़ी पे ध्यान दो, आप कहाँ देख रहे हो, क्या कर रहे हो, अटेंशन नहीं है, आपको नींद आ रही है। और यहाँ पे नेविगेशन फिर से आ गए हम घूम घाम के, ऑडियो जो है वो यहाँ पे, डिस्प्ले लेआउट, सब कुछ हम एक्चुअली कवर कर चुके हैं। सेटिंग में क्या क्या है उसकी हम बात कर लेते हैं। सेटिंग्स में ड्राइवर असिस्टेंस, जो कि बहुत सारी सेटिंग्स आपको देता है, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन आते हैं। ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग अगर आपको ऑन ऑफ करनी है तो वो आप देख सकते हैं कि सिर्फ ब्रेक लगाने या सिर्फ अलर्ट करना है। लेन की असिस्ट में आपको जो है लेन में रखना है या सिर्फ अलर्ट करना है। हाई बीम असिस्ट में ऑन रखनी है नहीं रखनी, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन ऑन रखना है नहीं रखना, ये सब चीज़ें यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या है, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन जब भी करेगा तो यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा। अभी हम जब ड्राइव करेंगे तब आप वो चीज़ देखते रहेंगे कि क्या सब चीज़ें हो रही है। हाई बीम असिस्ट में मतलब बेसिकली जब आप हाई बीम ऑन है और गाड़ी को लगेगा स्पीड तेज है तो वो जो है हाई बीम को थोड़ा और बढ़ा देगी, उस तरीके से वो काम करता है। ये सिर्फ टॉप एंड में आपको फीचर मिलता है। उसके बाद हम पीछे आते हैं, ये मैंने ऑफ कर दिया है गलती से, मैं पीछे आ जाता हूँ और कुछ इसमें है नहीं जो मुझे बताना हो। उसके अलावा गाड़ी जो है मतलब इधर इस वाले MID में ये सब फीचर्स ही है। अब बाकी जो चीज़ें शुरू होती है वो इधर शुरू होती है, और यहाँ पे भी माइंड यू बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो एक्चुअली महिंद्रा ने रख दिए हैं। अब मैं इसको आपको प्रॉपर दिखाने के लिए ओके आई बिलीव अब आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है प्रॉपरली दिख पा रही होगी। स्क्रीन को ना सिर्फ कैमरा में दिखाना मुश्किल है, ये थोड़ा सा वैसे भी मुश्किल हो जाता है स्क्रीन को दिखाना। थोड़ी सी लाइट जो है ये है डल सी ये एक्चुअली फील होती है। इवन मैं डिस्प्ले को अगर मैं फुल उस पर भी कर दूंगा तो भी थोड़ा सा दिखने में जो है आपको हल्का फुल्का प्रॉब्लम होती रहेगी। ऐसे इन पर्सन भी देखने में प्रॉब्लम होती है। और ये वैसे आपको पूरी ब्लैक लग रही है, हालांकि पूरी स्क्रीन नहीं है, आप इजीली डिस्टिंग्विश कर पाओगे कहाँ तक स्क्रीन। देखो अभी यहाँ पे देख पा रहे हो ये स्क्रीन जो है वो यहीं तक ही है, उसके आगे पीछे स्क्रीन नहीं है। तो क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या फंक्शन है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले होम बटन पे आते हैं, होम पे आ जाते हैं और होम से जो है शुरुआत करते हैं। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी गई है आपके पास में, रेडियो, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, म्यूजिक, फोन नेविगेशन एप्लीकेशन, ये सब है। अब एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो का भी सब जो है इनके पास में सर्टिफिकेशन नहीं है, इसलिए ये चला के दिखा नहीं पाऊंगा। प्लस महिंद्रा ने ये कहा है कि स्क्रीन अभी भी बीटा में है, कई फंक्शन जो इसमें एक्टिवेट करने बाकी है, तो इसके बारे में आप ज़्यादा रिव्यू के हिसाब से ना देखें, आप जस्ट फीचर्स जो है उसके बता सकते हैं। जब गाड़ी लॉन्च होगी तब वो जो है प्रॉपरली आप देख सक लेना। तो मैं कहा चलो ठीक है। इधर हमारे पास में यहाँ पे क्लॉक है जिसमें सेटिंग्स है बेसिकली, जिसमें आप डे लाइट ब्राइटनेस क्या रखनी है, पावर और स्लीप में मोड जो है उसकी सेटिंग्स आपको करनी है, क्लॉक टाइप जो है वो कैसी रखनी है वो सब आप कर सकते हो। होम लेआउट भी आप बेसिकली चेंज कर सकते हो, जो कि जिप जैप जूम जब मोड आते हैं तो उसके हिसाब से भी अलग अलग चेंज होते रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। मैं अगर आपको बताऊँ तो इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में AC से जुड़ी हुई सेटिंग्स आ जाएगी। स्मार्ट एयर फिल्टर जो है वो आता है वो यहाँ पे दिया गया है, और AC जो है वो आपको बेसिकली इधर से भी सेट करने का ऑप्शन है, उसमें हम ये आगे चलेंगे। उसके बाद में वापस होम पे आ जाते हैं।
और एलेक्सा जो है वो आपको यहाँ पे मिलता है। हालांकि एलेक्सा अभी यहाँ पे नेटवर्क प्रॉपर नहीं है, तो मुझे नहीं पता क्या क्या कर सकता है, बट वो सिंपली बोल देगा कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड या वट एवर, क्योंकि मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ और वो रिकॉर्ड कर रहा है मेरे को अभी। एलेक्सा व्हाट कैन यू डू फॉर मी। एलेक्सा बेचारी, बेटा रहने दे अभी तो अभी नेटवर्क जो है यहाँ पे नहीं है, नेटवर्क जोन में ही काम करता है। अरे रहने दो, कहाँ दबाना था, जो मान जाओगे आप। यहाँ पे एक्चुअली अगर आप ये देखोगे, ये सारे बटन्स जो हैं इनसे स्क्रीन कंट्रोल कर पाते हो, और इसमें ये वॉइस कमांड का फंक्शन भी है जिससे आप असिस्टेंट जो है वो ऑन कर सकते हो। बाकी ये गाना ऊपर नीचे करने का, वॉल्यूम जो है कम ज़्यादा करने का एक और आपके पास में ऑप्शन है। अगर आप चाहो तो इससे भी कंट्रोल कर सकते हो ये म्यूज़िक वगैरह, और इस फंक्शन को आप सेट कर सकते हो इससे क्या चेंज होना चाहिए रोटरी डायल से। इसको ICC रोटरी डायल बोलते हैं। इससे वॉल्यूम अप डाउन होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। उसके अलावा बाकी चीज़ें फिक्स है। म्यूज़िक के लिए ये होम बटन पे आने के लिए, कॉल के लिए फेवरेट जो पॉइंट आपने सेट कर रखा हो उससे क्या होना चाहिए। इन सब की सेटिंग कहाँ मिलेगी? वेल, इन सब की सेटिंग जो है वो आपको यहाँ मिलेगी, जहाँ पे कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं हम। तो सेटिंग्स में मैं जाता हूँ। जनरल सेटिंग्स, डिस्प्ले, डेट एंड टाइम, ऑडियो, यूजर इनपुट, व्हीकल, फोन, वाईफाई, इकोसिस्टम, वेंटिलेशन, एलेक्सा, सबकी सेटिंग्स यहाँ पे जनरल में हम आते हैं। और जनरल में क्या क्या चीज़ें उसकी हम बात करते हैं। तो मैं यूनिट सेट कर सकते हो कैसे दिखाना चाहिए, और फैक्ट्री रीसेट जो है वो आप यहाँ से कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं है। डिस्प्ले में ठीक ठाक सेटिंग्स है आपकी कि डिस्प्ले में, अरे डिस्प्ले सेटिंग में मैं आता हूँ। ओके, डिस्प्ले सेटिंग में जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया कि पावर एंड स्लीप, क्लॉक टाइप, होम लेआउट वगैरह। अरे मैं नहीं बोल रहा एलेक्सा बार बार यार, शांत प्लीज़, भीम शांत। और उसके बाद में ये जनरल IC रोटरी क्या करना चाहिए, ब्राउज करेगा, वॉल्यूम करेगा, जो मैं आपको बता रहा था कि नॉब क्या करेगा, वो सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में डेट एंड टाइम की सेटिंग, ऑडियो की सेटिंग, ऑडियो की काफ़ी सारी सेटिंग है आपके पास में। आप 3D सराउंड साउंड जो सोनी का आता है उसमें बहुत सारी सेटिंग जो है वो आप कर सकते हैं, और बहुत ही कमाल जो है उसकी साउंड है, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। और इक्वलाइजर, DSC, SVDC, स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह जो है वो आपको करना, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद में यूज़र इनपुट और फीडबैक कैसे लेना है, व्हीकल से जुड़ी हुई क्या क्या सेटिंग, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें भी मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या है। सो बेसिकली सेलेक्टिव अनलॉक, आप जब अनलॉक करोगे तो कौन सा दरवाजा अनलॉक होना चाहिए, इजी एंट्री एंड एग्जिट, जो सीट आगे पीछे होती है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सर्विस मोड पे डालना है तो आपका बेसिकली रिमोट फंक्शन जो कनेक्टेड कार फीचर्स वाले हैं वो काम नहीं करेंगे। लाइट एंड इल्यूमिनेशन, डे टाइम रनिंग लाइट, डे टाइम लाइट इल्यूमिनेशन में डे टाइम रनिंग लैम्प अगर आपको बंद करना हो तो वो कर सकते हो। हालांकि इस एनिमेशन में नहीं दिखाता है कि वो बंद हो रहा है या नहीं हो रहा है। पीछे आते हैं और फ़ोन से जुड़ी हुई सेटिंग, वाईफाई, एकोसेंस जो महिंद्रा का काफ़ी फेमस रहा है, हमने XUV 500 के साथ में उसको देखना शुरू किया था, वो आपका यहाँ पे काम करता है और आपको बताता है आप कैसी गाड़ी चला रहे हो, कैसी नहीं चला रहे हो। वेंटिलेशन, बेसिकली गाड़ी जब इंटीरियर व्हीकल इंटीरियर इज वेंटिलेटेड एंड टेम्परेचर इज आउटसाइड मैच विद आउटसाइड टेम्परेचर, इंटीरियर और आउटसाइड टेम्परेचर मैच करना है नहीं करना, कब ये एक्टिवेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। क्या होता है धूप में जब गाड़ी खड़ी रहती है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जो है अंदर का हो जाता है, तो उस वजह से ये फीचर यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये मोटा मोटी फीचर हो गया, और भी बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें उसके अंदर आपको मिल जाएगी, बट उनकी बात हम नहीं करते हैं। यहाँ पे आपके पास में हो गया AC इवेंट्स, नीचे आपके पास में सारे AC से जुड़े हुए कंट्रोल, रियर AC ऑन करना है तो बटन उसका यहाँ पे है, और ड्यूअल AC मतलब ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। लोअर वेरिएंट में मैनुअल भी आएगा, X3 में मैनुअल आएगा, ऑटो नहीं आएगा, तो उसके बटन जो है वो अभी आप देख पा रहे हो कुछ ऐसे दिखते हैं। ये बहुत सारे बटन है, क्या क्या करते हैं, ये लाइट है, ये भी लाइट है, और ये भी लाइट है, और ये एक्चुअल हैजार्ड लाइट्स है। ये तीनों बटन दिखाते हैं कि पैसेंजर बैठा है या नहीं बैठा है, उसका मतलब एयरबैग का क्या स्टेटस है, उसने सीट बेल्ट लगाया नहीं लगाया, उसका क्या स्टेटस है, वो सब चीज़ें यहाँ पे बताता है। और इधर जो है हैजार्ड लैम्प का स्विच है, इधर आपका कैमरा 360 डिग्री कैमरा अगर आपको ऑन करना हो तो उसका स्विच है। 360 डिग्री कैमरा में जो है हल्का फुल्का लैग है, एक मतलब डिले ऑफ अ सेकेंड वाली चीज़ है। इनफैक्ट यहाँ पे आपको ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर वाली चीज़ जो आप देख पा रहे हो, ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जो है इसमें भी हल्का फुल्का लैग जो है वो एक्चुअली आपको मिलता है। मैं आपको इनफैक्ट आगे पीछे करके बताता हूँ कितना लैग जो है आपको मिलेगा। तो लेट्स सी, ये मैंने पार्किंग हटाई तो थोड़ा सा डिले, आई डोंट नो आप कैमरा में ऐसे महसूस कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बट थोड़ा सा डिले जो है वो है, माइक्रो सेकंड का डिले जो है वो आप मान लो, और सेम डिले जो है वो आपको यहाँ पे भी मिलता है, जो कि कभी कभार आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। गाड़ी बंद हो गई क्योंकि ऑटो स्टार्ट स्टॉप फंक्शन जो है ऑन था। ओके, तो यहाँ पे आपको 360 डिग्री जो है वो आप दिख पा रहे हो, और आपको अगर सेलेक्ट करना हो कि कैमरा का कौन सा मोड देखना है तो वो भी आप कर सकते हो। ये टच स्क्रीन जो है थोड़ी सी मुश्किल है टच वच करके उस हिसाब से रिस्पॉन्स लेने में, बट जैसे कि मैंने देखो ये किया कि मुझे इस साइड का ये एंगल चाहिए या मुझे रियर का एंगल चाहिए, मान लो रियर में कोई ऐसी चीज़ जो मुझे कैप्चर करनी हो, सेव करनी हो अपने हिसाब से, तो आप सिंपली ये बटन दबाओ और उसका स्क्रीन रिकॉर्ड जो है वो सेव हो जाएगा। ये थोड़ा सा वाइडन करने के लिए इस पूरे सिस्टम को वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब इसके पास वाला जो बटन है, ये बटन अगर आप दबाएंगे तो कैमरा ऑन होगा, इसको आप दबाएंगे कैमरा बंद होगा, लेकिन ये जो बटन है ये पता नहीं क्या करता है। टेक्निकली ये डिस्प्ले ऑफ का बटन मुझे लग रहा है, बट कुछ लोगों ने मुझे बोला कि जब आप कैमरा ऑन करते हो तो वापस ऑफ करने के लिए आप इस बटन को दबा सकते हो। हालांकि इस बटन से अभी कुछ नहीं हो रहा है और कैमरा वापस इसी से
ऑफ हो जा रहा है, तो हो सकता है वो अभी प्रोग्राम नहीं किया गया है। जब लॉन्च होगी गाड़ी तो प्रोग्राम कर दिया जाएगा। ये ड्राइव मोड का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसको जब आप दबाएंगे तो ड्राइव मोड आप देख सकते हैं और फिर चेंज करने के लिए वहाँ पे आप जो है क्लिक कर सकते हैं, वो चेंज वहाँ से हो जाएगा। नीचे वायरलेस चार्जिंग मिलती है, टॉप एंड में ही आपको वायरलेस चार्जिंग मिलती है। जो लोअर ट्रिम्स है उसमें आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलेगी। तो मेरा ये जैसे फ़ोन है, ये अभी यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग शुरू हो गई है। इनफैक्ट यहाँ पे एक और स्पेस है जिसमें अपना फ़ोन रख सकता हूँ, हालांकि वहाँ पे चार्ज वार्ज कुछ नहीं होता है, वो बस स्पेस है। ये जो आप देख पा रहे हैं 2 यूएसबीज आपको मिल रही है, एक ब्लू है तो वो फास्ट चार्जिंग वाली यूएसबी बेसिकली आपको मिल रही है, तो 2 यूएसबी है। लोअर ट्रिम में आपको 1 यूएसबी मिलेगी। पीछे हम चलते हैं, वहाँ पे एक और यूएसबी अभी है। ये मैनुअल गियर बॉक्स है, तो 6 स्पीड का गियर बॉक्स जो है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड का फंक्शन काफ़ी काम का है। ये रोटरी डायल जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ पे 2 कप होल्डर है। ये आपके पास में कभी स्पेस है और एक्चुअली ठीक ठाक स्पेस है, और ये कूल्ड भी है। हालांकि जो मेन ग्लव बॉक्स है वो कूल्ड नहीं है। ये आप स्लाइड भी कर सकते हैं और आर्मरेस्ट अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जो मेन ग्लव बॉक्स है ये जो है ये कूल्ड नहीं है, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ये देखिए आप, ये छोटा भी है और कूल्ड भी नहीं है। बट यहाँ ऊपर तो जो है मैनुअल वगैरह के लिए अलग से एक स्पेस दिया गया लंबा सा, जिसमें बेसिकली मैं फ़ोन एंटर करके बताता हूँ कि इतना स्पेस जो है यहाँ पर ये है। तो वो आप देख सकते हैं कि अपने हिसाब से ये कितना आपके काम आएगा या नहीं आएगा। ऊपर आपके पास में ये एक थोड़ा सा मिस है, ECM इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर नहीं दिया गया। गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट्स भी नहीं दी गई है, जो कि कैसे मिस कर दिया महिंद्रा ने वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत ही इन डिमांड फीचर है। हालांकि उससे ज़्यादा इन डिमांड फीचर है सनरूफ, जो कि मैं खोल के दिखाता हूँ, और महिंद्रा ने बहुत बड़ी दी, जिसको स्काई रूफ भी कह रहे हैं, और काफ़ी इन डिमांड फीचर है नो डाउट। काफ़ी बड़ी खुलती भी है, सनशेड काफ़ी बड़ा हट जाता है। चलता रहेगा ये माहौल, बस आप बाहर ना निकला करें गाड़ी चलाते हो। सनरूफ से इतनी बड़ी ये खुल जाती है, उतना बड़ा सनशेड खुल जाता है। अब हम इसको एक्चुअली बंद कर लेते हैं और इधर की बात करते हैं। यहाँ पे सन ग्लास होल्डर आपको मिलता है। ये लाइट है आपकी, जो मतलब मेन लैंप्स है वो LEDs दिए गए हैं। ये जो है आपके बेसिकली नाइट में, ये जो आप देख पा रहे हैं ये लैंप्स, इनमें से जो है लाइट जलती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए SOS का बटन है। ये दरवाज़ा खुला हो बंद, उस हिसाब से लाइट चालू बंद रहनी है नहीं रहनी। ये देख पा रहे हो आप, ये यहाँ पे लाइट देख पा रहे हो, ये लाइट अगर आपको बंद करनी है तो बेसिकली आप इसको दबाएं, ये बंद हो जाएगी। इधर भी जो है 2 लाइट्स आती हैं। अब इधर जो है आपके पास में वैनिटी मिरर दिया गया है, बट इस वाले पर्टिकुलर वेरिएंट में लाइट नहीं है। जो ऑटोमेटिक था उसमें यहाँ पे एक लाइट भी दी गई थी, बट इस वाले में वो लाइट नहीं है। हालांकि इधर ना ही कोई वैनिटी मिरर है, ना ही कोई लाइट है। अब बड़ी चीज़, ये स्लाइड होता है या नहीं होता है बताइए। वेल ये स्लाइड होता है, बिकॉज यहाँ पे देख पा रहे हो आप, ये देख पा रहे हो, ये एक छोटा सा आइकन बना हुआ है जो कि बता रहे हैं स्लाइड होता है। एंड इट्स अ नाइस थिंग, बहुत ही बढ़िया काम महिंद्रा ने किया है कि स्लाइडिंग जो है ये दिया गया है। और वो पहले भी देते थे, उन्होंने एल्ट्रोस में भी दिया था, विच इज़ अ वेरी वेरी नाइस थिंग। ये काफ़ी काम आता है धूप वूप में। एडास है लेकिन ECM नहीं है, ये बहुत ही कम गाड़ियों में होगा मेरे ख्याल से। मैंने तो कभी ऐसी गाड़ी नहीं देखी जिसमें एडास है और ECM जो है वो नहीं दिया गया है। अब मैं ये सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ और हम चलते हैं पीछे। तो सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली है। 5 फीट 8 इंच का मैं हूँ, और सीट में लंबा सपोर्ट जो है वो यहाँ से आप एडजस्ट कर पाते हो। हाई सपोर्ट थोड़ा सा कम लग सकता है कुछ लोगों को, मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुई है। ड्राइव करते हो थोड़ी और ज़्यादा बात करेंगे। ओके, वो साउंड इसलिए कर रहा है क्योंकि चाबी लेके मैं बाहर आ गया हूँ। अब मैं वापस अंदर जाता हूँ। क्या क्या चीज़ें हैं पीछे की और, वेल आपके पास में पीछे AC मिलेगा आपको। इधर आपके पास में स्पेस में मोबाइल रख सकते हो। ये USB Type-C दी गई है। इनफैक्ट लोअर वेरिएंट में भी Type-C जो है वो दी जा रही थी, विच इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग। यहाँ पे मैगजीन होल्डर है और डिसेंट स्पेस है। नीचे भी एक एयर वेंट जैसा कुछ है, डिसेंट स्पेस यहाँ पे है। अच्छा खासा लेग रूम जो है वो यहाँ पे आपके पास में। हालांकि बात आती है हेडरूम की, तो जो 6 फुट के लोग हैं वो ऑलमोस्ट फिट बैठेंगे। उससे अगर आप ऊपर हो तो फिर आपको ये टच यहाँ पे करेगा, जो कि XUV500 में प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा स्पेस मिलता था। लेकिन यहाँ पे शायद वो टच कर पाएगा सनरूफ की वजह से। लोअर वेरिएंट में और ज़्यादा स्पेस है। ये गाड़ी जो है ओवरऑल छोटी हुई है ऐसे, हालांकि लेंथ में बड़ी है, विड्थ में उतनी ही है, लेकिन ऐसे हाइट में जो है ओवरऑल छोटी हुई है थोड़ी सी गाड़ी। तो वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता हुआ क्लियरली पता चलेगा। अब और क्या चीज़ें हैं, वेल 3 लोग बैठ पाएंगे नहीं बैठ पाएंगे। वेल 3 लोग तो शायद थोड़ा मुश्किल होगा उनके लिए बैठना, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है। पर 2 लोग और एक बच्चा जो है पीछे बैठ सकता है। 5 सीटर जो है उसमें भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ सीट्स आएगी। ये सीट जो है रिक्लाइन होती है थोड़ी सी, ये देख पा रहे हो, ये रिक्लाइन होती है, इतनी काफ़ी रिक्लाइन होती है एक्चुअली। आप आराम से सो सकते हो, बट जब आप रिक्लाइन करोगे तो पीछे बिल्कुल स्पेस नहीं रहेगा। हम एक काम करते हैं कि मैं इसको डिसेंट लेवल पे ले आता हूँ। यहाँ पे मैं बैठूंगा और पीछे जाके देखूंगा कितना स्पेस है। बट उससे पहले इस सीट में क्या क्या और अमेनिटीज़ है, वेल आपको यहाँ पे मिलता है ये
ओके ये आर्म रेस्ट और इसमें 2 कप होल्डर्स। उसके बाद में वो सीट जो है 60-40 में आप स्प्लिट करके नीचे गिरा सकते हो। 40% 60% हेडरेस्ट जो है बीच में नहीं दिया गया, ना ही बीच में 3 पॉइंट सीट बेल्ट है। लैब बेल्ट आपको दिया जाता है। आइसोफिक्स सीट बेल्ट जो है वो डेफिनेटली आपको मिलते हैं। गाड़ी में आपको 6 एयरबैग नहीं 7 एयरबैग मिलते हैं। इनफैक्ट जो ये एयरबैग है कर्टन वाला और इतना लंबा होकर 3rd रो तक हो जाता है, तो वो सेफ्टी के लिहाज से एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपके उसमें LED लाइट्स है जिनकी काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस है। जो लोअर ट्रिम है उसमें यहाँ पे LED लाइट मिलती है LED है, बट यहाँ मिलता है। बॉस मोड याद है टाटा में आता था, वेल यहाँ पे भी वही है। ये वाली सीट आप जो है यहीं से आगे पीछे कर सकते हैं, तो वो एक अच्छा फीचर है। अगर आपको एडजस्ट करना हो और आगे कोई ना बैठा हो, पीछे से आगे उसको एडजस्ट करना हो, तो आप यहाँ से कर सकते हो। अब चलते हैं पिछली सीट पे। सीट का थाई सपोर्ट वगैरह कैसा है इस वाली सीट का? वेल थाई सपोर्ट वगैरह डिसेंट है। मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें नहीं नज़र आती। हालांकि थोड़ा सा स्लिपरी है ये सीट, प्लस जो कलर है वो कई लोगों को शायद पसंद ना आए, गंदा हो जाए। लेकिन लोअर वेरिएंट में फैब्रिक आता है ब्लैक कलर में जो है वो आता है। अब मैं बाहर इसलिए निकला हूँ क्योंकि ये सीट मैंने अपने हिसाब से कर लिया। आगे पीछे तो होती नहीं है, रेक्लाइन जैसा मुझे चाहिए था वैसा मैंने कर लिया है। उस वाली सीट को टम्बल डाउन कर सकते हो आप, इस वाली सीट को नहीं कर सकते हो, विच इज़ ए गुड थिंग सेफ्टी के लिहाज से कि आप कभी भी गाड़ी में अगर बैठे हैं और ये दरवाज़ा खोलें तो मोस्टली कोशिश करें कि आपने इस तरफ वाला खोला है। अब ये टम्बल 1 टच टम्बल अप हो गई है और मैं पीछे जाके वहाँ बैठ के देखता हूँ कि कितना स्पेस एक्चुअली मुझे मिला है। थोड़ा सा इंग्रेस एग्रेस मुश्किल है एक्चुअली, इंग्रेस एग्रेस मुश्किल है। कोई फुटरेस नहीं है, हालांकि फुटरेस की ज़रूरत भी नहीं है, इतनी ऊंची भी नहीं गाड़ी, लेकिन मुश्किल इसलिए क्योंकि यहाँ पकड़ने वगड़ने कुछ नहीं है। तो मैं पीछे है क्या क्या वो दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे AC वेंट है, ये अभी काम नहीं कर रहे हैं, ब्लोअर अलग से दिया गया। काम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आगे से मैंने बंद किया, मैंने जो आपको बटन दिखाया था वहाँ से जब चालू करेंगे तो यहाँ पे आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं, इनका फ्लो वगैरह। ये आपके पास में 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है जिसमें आप चाहें तो लगा सकते हैं गाड़ी के टायर इन्फ्लेटर वगैरह, और भी कुछ चाहें तो लगा सकते हैं। ये आपके पास में कप होल्डर है। ये बूट मतलब जब सीट फोल्ड हुई रहती है तो ये बूट के लिए हुक है, लगेज का एक नेट का हुक जो है वो यहाँ पर बन जाता है। और ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल है आपके पास में, ऑल द वे यहाँ तक कर्टन्स आते हैं, वो एयरबैग कर्टन जो है वो यहाँ तक आता है, कर्टन एयरबैग। और यहाँ पे आपके पास में ये वर्चुअल स्पीकर 12 में से एक स्पीकर जो है वो यहाँ पे है। अब मैं एक्चुअली ये स्पेस है यहाँ पे, मेरे ऑलमोस्ट पाँव पहुँचे हैं, बिल्कुल भी अंगुली डालने भर की भी जगह नहीं है। माइंड यू ये सीट मैंने अपने हिसाब से डिसेंटली रिक्लाइन कर रखी, इससे ज़्यादा रिक्लाइन होगी तो मैं इसमें बैठ भी नहीं पाऊँगा। और यहाँ पे ठीक है स्पेस, थाई सपोर्ट वगैरह तो ऑब्वियसली नहीं होगा यहाँ पे बिल्कुल भी, लेकिन यहाँ पे मतलब मैं ये कहूँगा कि बैठा जा सकता है। अगर आप 5 फुट 5 इंच के आसपास हो तो आप बैठ जाओगे उसमें एक थोड़ी सी लंबी जर्नी पर भी, पर बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप उनसे लंबे हो 5 फुट 5 इंच 6 इंच या मेरी तरफ 5 फुट 8 इंच, तो आपको ज़्यादा देरी है बैठने में पसंद नहीं आएगी। ऊपर अगर कोई 6 फुट का होगा तो प्रॉपर टच करेगा, मेरी हाइट का तो ऊपर टच नहीं कर रहा है। हालांकि अच्छी बात ये है कि थोड़ा दूर है, जो हैच का एंड का एरिया है तो थोड़ा सेफ है ये उस लिहाज से। इधर बड़ा आपको ग्लास एरिया मिलता है। ये सीट रिक्लाइंड है अभी, और इस सीट पे जो है कम रिक्लाइन वाली पोजीशन पे कुछ ऐसी ये दिखेगी। ये आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट इधर भी मिलता है, और स्पीकर सिस्टम जिसपे XUV700 लिखा है, सोनी की ब्रांडिंग नहीं है, XUV700 लिखा है। काफ़ी नीटली जो है ये ब्रांडिंग प्लेस की गई है। तो ये हो गया भैया बातें, अब हम चलते हैं ड्राइव करने। ओके, थोड़ा सा इंग्रेस एग्रेस इज अ लिटिल ट्रिकी। ये मैंने दिखाया नहीं दिखाया आपको, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। चलो ओके, तो ड्राइवर सीट से बात करते हैं XUV700 के बारे में। और क्या कुछ है, मैं चला रहा हूँ डीजल मैनुअल, जो कि सबसे ज़्यादा जो एंटिसिपेटेड मॉडल है, सबसे ज़्यादा जिसकी प्रॉब्ली डिमांड जो है वो लोगों में रहेगी। ये टॉप एंड ट्रिम है जो मैं चला रहा हूँ, फुल्ली लोडेड ट्रिम जो है, जो भी ऑप्शनल पैकेज वगैरह आता है वो सब लगे हुए हैं। ADAS वगैरह जो आते हैं वो सब चीज़ें इसमें लगी हुई है बेसिकली। और अभी जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो कई जगह वो एक्टिवेट होती है, काम करती भी जगह। हालांकि लेन की असिस्ट तो काम क्या ही करेगा, क्योंकि यहाँ पे लेन मार्किंग जो है कई जगह नहीं है, बट जहाँ जहाँ होगी वहाँ आपको जो है वो काम करती हुई दिख जाएगी। सो बात करते हैं कि क्या सब चीज़ें हैं। सबसे पहले अपनी यूजुअल एर्गोनॉमिक्स जो है उससे हम शुरू करते हैं। अब एर्गोनॉमिकली अपार्ट फ्रॉम द थिंग्स जो मैंने हाईलाइट किया आपको पहले, उसके अलावा मतलब काफ़ी सॉर्टेड कार लग रही है। हर एक चीज़ जो है वो एर्गोनॉमिकली आपको पता है कहाँ क्या है, कुछ भी ऐसा ऑड चीज़ नहीं है, पहुँचने में दिक्कत है। इनफैक्ट जिस हिसाब से मैं बैठ रहा हूँ, जिस हिसाब से चीज़ें हैं, चाहे वो हैंड ये रेस्ट करने की जगह हो, ये देखो कॉलिजन पॉसिबल लिखा गया। मैं इस गाड़ी के बहुत नज़दीक था तो गाड़ी ने यहाँ पे बोल दिया कॉलिजन पॉसिबल।
तो अर्गोनॉमिक्स की हम बात करें तो कोई भी इशू ऐसा सच अर्गोनॉमिक्स का मुझे नहीं लगा है। फिर बात आती है विजिबिलिटी की, तो विजिबिलिटी गाड़ी की एक्चुअली बहुत बढ़िया है। मतलब आपको बोनेट भी दिखता है जिन लोगों को ज़रूरत होती है वो दिखने की, हालांकि उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बोनेट भी काफ़ी आगे तक दिखता है, आपको शोल्डर्स दिखते हैं वो ऊपर वाले, आपको अच्छा खासा बड़ा ORVM दिखता है। IRVM जो है अब ऑब्वियसली एंड तक देखोगे तो आपको थोड़ी सी विजिबिलिटी ऐसा नैरो डाउन है, बट स्टिल IRVM जो है उसकी साइज इस हिसाब की है कि अच्छी खासी दिखती है। अगेन आई वुड से IRVM को, ये देखो कॉलिजन पॉसिबल, ये काफ़ी क्लोज आने में दिखता है। दो वी आर श्योर कि आपको पता है कि इंडिया में ऐसे चलाते लोग, बट स्टिल जो सिस्टम है वो ऑलरेडी आपको वार्निंग देता है, हल्का सा ब्रेक भी लगा देता है, हल्का सा ऐसे, और अगर ज़्यादा जरूरत हो ज़्यादा भी लगा देता है वो। एनीवे, तो IRVM जो है वो इलेक्ट्रिक वाला दिया जाना चाहिए था। उसके अलावा विजिबिलिटी में कोई ऐसा मुझे इशू नहीं लग रहा है, काफ़ी बड़ा है, आपको गेज करने में कोई इशू नहीं है। ए पिलर थिक है, बट जिस हिसाब से ये स्कूप यहाँ दिए गए हैं और जिस हिसाब से कोई भी मतलब ऐसा बिल्कुल भी पार्ट एक्स्ट्रा नहीं छोड़ा गया है, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता आपको विजिबिलिटी वाली कोई दिक्कत होगी। हाँ, जब आप मतलब घाट वगैरह में जा रहे होगे तो कैसा फील होगा मुझे नहीं पता है फिलहाल, बिकॉज वो चीज़ जो है वो मैं भी टेस्ट कर नहीं पाया हूँ। फिर बात आती है कि गाड़ी जो है वो ड्राइविंग कंफर्ट में कैसी है, तो मुझे लग रहा है सीट्स जो है वो थोड़ी सी मतलब बड़ी नहीं है। मतलब थाई सपोर्ट जो है वो शायद हो सकता है कुछ लोग लैक करें, हालांकि मैंने अपने सबसे ऊपर वाली पोजीशन पे अभी इसको सेट नहीं किया है, बट थाई सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा हो सकता है लोग जो है उसमें कहे कि भाई ये थाई सपोर्ट उतना अच्छा नहीं है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता सीट कंफर्ट में कोई भी इशू है। सीट ऐसे चौड़ी काफ़ी है, बोल्स्टर सपोर्ट अच्छा है, लंबा एडजस्टमेंट आप कर सकते हो, कोई भी शिकायत उससे जुड़ी हुई नहीं है। वेंटिलेटेड नहीं है, अगेन मेजर मिस महिंद्रा को नहीं करना चाहिए था, बट दे डिड, पता नहीं क्यों। तो वेंटिलेटेड सीट जो है वो होनी जरूरी थी, बट स्टिल सीट का ओवरऑल कंफर्ट जो है उसमें मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इशू जो है वो लोगों को फेस करने को होगा, चाहे आपकी साइज कुछ भी हो। अगर आप 6 फुट से ज़्यादा लंबे हैं तो मतलब अपनी सीट की ऊपर सबसे ऊपर वाली पोजीशन पे नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि ऊपर जो है स्पीकर सिस्टम ये जो यहाँ देख पा रहे हो आप, ये टच होने लग जाता है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जो मुझे बताना था। फिर बात आती है गाड़ी चलाने में कैसी है, राइड एंड ड्राइविंग, राइड कंफर्ट और ड्राइविंग डायनेमिक्स, और यहाँ पे काफ़ी कुछ है बात करने का। इनफैक्ट इंजन्स जो है उनमें भी काफ़ी कुछ बात करने का। इंजन के मामले में मैं आपको हल्का सा इंसाइट दे दूँ कि डीजल इंजन जो मैं चला रहा हूँ मैनुअल है अभी, और मैनुअल 185 PS की पावर और 420 Nm का टॉर्क जो है देता है। हालांकि अगर ऑटोमेटिक ये होता आपको टॉर्क जो है वो 460 Nm मिलता, बट यहाँ पे मैनुअल में जो है टॉर्क जो है थोड़ा सा कम मिलता है, हालांकि पावर जो है सेम मिलती है। फिर जो है 6 स्पीड का गियरबॉक्स है, और ये 6 स्पीड का गियरबॉक्स जो है बेसिकली काफ़ी स्मूथ है, क्लच काफ़ी लाइट है। इनफैक्ट आप जब अगर किसी और गाड़ी से एकदम से इसमें बैठोगे तो आपको क्लच का अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्लच जैसे फील नहीं हो पाता है प्रॉपर्ली, उतना भी वेट नहीं डाला गया है जिस तरीके की फील जो है वो देता रहे वेट वाला। तो थोड़ा सा वियर्ड आपको फील होगा, लेकिन भारी आपको शायद फील नहीं होगा वो क्लच, तो वो एक चीज़ है। गियर शिफ्ट स्मूथ मैं नहीं कहूँगा, कुछ जगहों पर आपको लगता है गियर लग गया है, बट वो पूरी तरीके से इंगेज नहीं होता है, तो आपको वो पूरा थ्रो जो है वो कंप्लीट करना पड़ता है गियर का, तो ये पूरा थ्रो कंप्लीट करना पड़ता है। बट ऐसे जोर लगाने वाली बात नहीं है, ना ही अभी तक कोई रबड़ी फील आ रही है इसमें, रबड़ी फील जो है वो भी नहीं आ रही है अभी तक इसमें, तो जोर लगाने वाली बात से भी नहीं है। इट्स जस्ट कि आपको पूरा थ्रो कंप्लीट करना पड़ता है, आप ऐसे ये नहीं सोच सकते आगे अपने आप स्लॉट हो जाएगा, मैंने डायरेक्शन दे दी है। फिर बात आती है राइड और मतलब राइड क्वालिटी और हैंडलिंग की। अब राइड क्वालिटी में देखो सस्पेंशन पे हम सस्पेंशन जो है ना बहुत ही ख़राब सड़कों पे अभी तक लेके नहीं गए, उसकी बात मैं अभी अलग से कर लेता हूँ ट्रैक पे जब हम जहाँ चलाएंगे, बट इंडियन सड़कों पे कैसा लग रहा है उसकी बात करते हैं। पहली चीज़, जो बड़े बड़े हमारे यहाँ शार्प ब्रेकर्स आते हैं, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, उन पे काफ़ी बढ़िया निकलती है यहाँ पे। शार्प ब्रेकर्स नहीं, शार्प जो है उस पर तो आवाज़ आएगी आपको गाड़ी की, और रंबल स्ट्रिप्स जो है उन पे भी गाड़ी काफ़ी बढ़िया चल रही है। हल्का फुल्का गड्ढा आ जाता है कुछ भी, तो जो क्वालिटी है सस्पेंशन की आपको फील होगा कि बहुत ही बढ़िया टॉप नॉच क्वालिटी है। अगर एक तो हमें ये श्योरिटी नहीं है कि किस सेगमेंट में महिंद्रा प्रयोग करेगी, बिकॉज वो क्रेटा वाले सेगमेंट में प्राइस उन्होंने टच कर दी है, लेकिन गाड़ी जो है एक सेगमेंट हायर भी है। तो ओवरऑल बात की जाए, अगर कंपैरिजन चाहते हो आप, तो मैं कहूँगा कि अभी तक सेगमेंट में शायद MG हेक्टर जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर थोड़ा सस्पेंशन सेटअप आपको देती है, और टाटा हैरियर के सस्पेंशन एक्चुअली थोड़े ज़्यादा रॉबस्ट से फील होते हैं, बट व्हेन यू टॉक अबाउट कंफर्ट, हेक्टर के आसपास ही जो है XUV 700 जो है वो जाती है। काफ़ी बढ़िया सस्पेंशन सेटअप लग रहे हैं, और साथ ही में ये भी चीज़ है कि गाड़ी जो है वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बॉडी रोल है, हाँ है बॉडी रोल एविडेंट है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्लियरली बॉडी रोल दिखता है, बट स्टिल काफ़ी कंट्रोल्ड जो है वो बॉडी रोल भी है। फिर बात आती है कि कैसी गाड़ी जाती है हाईवेज वगैरह पे, स्टेबिलिटी कैसी है, तो वो अभी मैं आपको ट्रैक पे जाके वो भी बताता हूँ। ओके, फटाक से इंजन की बात कर लेते हैं हम, डीजल मैनुअल की, उसके बाद में जो है डीजल ऑटोमेटिक जाएंगे, फिर पेट्रोल चलाएंगे। तो इंजन जो है वो एक्चुअली मतलब एक तो इंजन डीजल है, ये क्लियरली एविडेंट है,
अंदर जो है आवाज़ आती रहती है। उतना साइलेंट नहीं है जितना अदर कोरियन मैन्युफैक्चरर जैसे कि Hyundai और क्रेटा है, लेकिन टाटा हैरियर हुई या AMG हेक्टर हुई, उनसे ज़्यादा साइलेंट या ज़्यादा रिफाइंड जो है ये इंजन है। वाइब्रेशंस एक्चुअली नहीं आती है, इस जस्ट दी साउंड जो कि अंदर आती रहती है। डीजल का पता आपको ऐसे चलता रहता है। फिर बाद में इंजन जो है स्लो स्पीड, सिटी वगैरह में क्या है, थोड़ा सा पिकअप वगैरह में कैसा है, आप एक बार की वो हल्का सा पार्ट देखिए। हाँ, एक तो टॉर्क स्टीयर है स्टीयरिंग में, तो फ्रंट व्हील ड्राइव है, फ्रंट में सारा टॉर्क जाता है और 420 Nm जितना टॉर्क जाता है, तो टॉर्क स्टीयर जो है वो डेफिनेटली है। और इनिशियल गियर्स जो है वो आपको जल्दी चेंज करने पड़ेंगे सिटी में। अगर आप चला रहे हो तो वहाँ पे मतलब फ्रीक्वेंट गियरिंग आपको करनी पड़ेगी सिटी में, वो एक मात्र ऑप्शन आपके पास में। ऐसा नहीं है कि आगे ऊपर पावर नहीं है, पावर आपको ऑल द वे 4000 RPM तक जो है मिलती जाती है, अच्छी खासी, इनफैक्ट उससे आगे मिलती जाती है। आप ये जिप जैप जूम मोड में, जूम मोड की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन 4500 RPM के आसपास जो है फिर शोर ज़्यादा होने लग जाता है, उतनी पावर नहीं है। बट जब आप सिटी में चला रहे हो तो आप फ्रीक्वेंट गियरिंग कर लो, और उसके बाद जब आप हाईवेज पे आते हो तो आपको 4500 RPM तक जाने का काम ही नहीं है भैया। आप 6th गियर में लगाओ, आप गाड़ी जो है 1500 RPM से लेके ऑलमोस्ट 3000 RPM के बीच में, 80 से लेके 120 के आसपास जो है चलती रहेगी, और कोई भी परेशानी आपको जो है क्रूज करते टाइम नहीं होगी। अगर आप ओवरटेकिंग वगैरह का प्लान कर रहे हैं तो आपको बस ये मेक श्योर करना है कि आपकी गाड़ी जो है वो 1500 RPM से ऊपर हो, जो कि मेरी अभी हुई है और मैंने ये ओवरटेक करना शुरू किया है। और उसके बाद में हेयर आई ओवरटुक, और कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई है। गियर चेंजेस वगैरह जो है करने पड़ते हैं, आपको बस ये मेक श्योर करना पड़ता है कि आप 1500 RPM से ऊपर हो, उसके अलावा आपको जो है कुछ भी चीज़ का ध्यान नहीं देना होता है। बहुत ही कमाल जो है इंजन बनाया है महिंद्रा ने। हाँ, फ्यूल एफिशिएंसी कैसे देता है, वेल अभी कॉमेंट नहीं करना चाहिए, बिकॉज जिस तरीके से हम ड्राइव कर रहे हैं कॉन्वॉय में, ज़्यादा कुछ फ्यूल एफिशिएंसी आप निकाल नहीं सकते हो या टेस्ट नहीं कर सकते हो। बट स्टिल मुझे लगता है शहर में ये आपको ऑलमोस्ट 12.5 to 13, मैनुअल की बात कर रहा हूँ, डीजल मैनुअल की, 12.5 to 13, और हाईवेज पे ये इंजन आपको लगभग मेरे ख्याल से 15 से लेके 17 के बीच में देगा, डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल। अगर आप 80, 90, 95 पे क्रूज करते हो तो प्रॉब्ली 17 के आसपास देगा। अगर आप थोड़े हायर स्पीड्स पे चलाते हो, क्विकली ओवरटेक्स वगैरह करते हो, तो जो है फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाएगी। बट इट्स एक्चुअली नाइस फ्यूल एफिशिएंसी कंसिडरिंग गाड़ी का वजन, गाड़ी का जिस हिसाब से साइज़ है उस हिसाब से तो काफ़ी बढ़िया है। हालांकि सेम सेगमेंट में कुछ गाड़ियां ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी देगी। ओके, तो अब हम आ गए हैं डीजल ऑटोमेटिक में। अब डीजल ऑटोमेटिक जो है वो आपको हल्का सा ज़्यादा टॉर्क देता है, 450 Nm इंस्टेड ऑफ 420, लेकिन पावर सेम है, 185 PS जो है वो सेम पावर जो है उतनी ही है। अब क्या ये पर्टिकुलर इंजन और गियरबॉक्स फील होता है? 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स है। ये गियरबॉक्स हम थार में भी देख चुके हैं। हालांकि थार डीजल ऑटोमेटिक मैंने बहुत कम चलाई है, किसी कस्टमर की चलाई थी तो बहुत ही कम जो है मैं उसको चला पाया था। बट ये कैसा फील होता है इसकी बात करते हैं। आपको यहाँ पे मोड जो है अगेन जिप जैप जूम मिलते हैं, और वही डिसाइड करते हैं कि गियर चेंजेस वगैरह कैसे होने हैं आपके, किस हिसाब से होने हैं। पहले टर्न ले लेते हैं हम। ओ गाड़ी का टॉर्क जो है आगे जाता है, और जब आप कॉर्नर्स में होते हैं तो हल्का सा ज़्यादा एक्सेलरेटर दबाने में कोई ना कोई टायर जो है स्लाइड करने लग जाता है। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि क्या कैसा फील होता है। तो वेल, सबसे पहली चीज़ वो गियर ज़्यादा देर होल्ड कर रहा है। मैं जूम मोड में हूँ अभी, और 2200-300 RPM तक जा रहा है शिफ्ट अप करने से पहले। जैप मोड में मैं आता हूँ, और जैप मोड में गाड़ी आते ही रिलैक्स हो गई है, एक्चुअली 1500 RPM के आसपास है। मैं जूम मोड में आता हूँ, जूम मोड में गियर चेंज हो गया। जिप मोड में आता हूँ, जिप मोड में भी उतनी रिलैक्स है जितनी जैप मोड में है। तो बेसिकली आपके पास में वही सेम चीज़ें, स्टीयरिंग का वेट जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, गाड़ी में आपका मोड्स जो है वो थोड़े उसमें फ़र्क आ जाता है, किस हिसाब से गाड़ी कहाँ रहेगी, इंजन जो है उसकी डिलीवरी में फ़र्क आ जाता है। और जब आप ऑटोमेटिक में है तो आपके गियर जो है वो कब कितना होल्ड करेगा उसमें थोड़ा सा फ़र्क आता है। अरे वाह, बहुत अच्छा वाइपर थ्रो है एक्चुअली इस गाड़ी का। बग्स पता नहीं कहाँ से लग गए इसमें, बट वाइपर थ्रो बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके अलावा गियर शिफ्टिंग कैसी है? वेल, गियर शिफ्टिंग ऑलमोस्ट आपको नहीं पता चल रही है, यही मान के चलिए। मैं अभी गियर शिफ्ट होगा गाड़ी का, अब शिफ्ट होगा, और क्या शिफ्ट होगा? नहीं, ऑलरेडी 6th गियर में गाड़ी, 6th गियर में 100 करती गाड़ी ऑलमोस्ट 1700 RPM के आसपास। ओके, 1600 RPM के आसपास जो है वो 100 करती, विच इज़ अ वेरी नाइस
एक बार आप जैसे ही 4th गियर में पहुंच जाते हैं उसके बाद में आपको गियर शिफ्ट जो है वो फील होना बंद हो जाते हैं। उससे पहले आपको डेफिनेटली गियर शिफ्ट फील होंगे कि कहाँ कौन सा गियर है, कब चेंज हो रहा है, वो सब आपको फील होता रहेगा। बट उसके बाद में आपको फील होना बंद हो जाएंगे अनलेस आप बहुत ज़्यादा कुछ एक्सट्रीमली ओवरटेक कर रहे हो। कितना जल्दी रिस्पॉन्स करता है पेडल रिस्पॉन्स, कितने जल्दी आते हैं उसकी बात करते हैं। हम ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं जितनी भी पुरानी एक्सयूवीज है सबको। ओके, कंटिन्यूस वाइट लाइन आ गई, इस पर हम ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। अब हम ओवरटेक कर सकते हैं। आई एम जिप जैप जूमिंग पास्ट ऑल द कार्स। और अब मैं वापस अपनी लेन में आता हूँ। देखो पेडल मतलब आपको मतलब सिंपली चल रहे हो और अगर आपको एकदम से ओवरटेक करना हो और आप हार्ड प्रेस करते हो तो गियरबॉक्स मतलब गियरबॉक्स डिसाइड करता है कि आप किस मोड में, उस हिसाब से डिसाइड करता है कि आपको कहाँ जाना है। बट एट द सेम टाइम अगर आप हार्ड एकदम से डाउन कर देते हो तो डाउन शिफ्ट बहुत ही फटाफट हो जाता है, जो कि एक अच्छी बात है गियरबॉक्स के बारे में। हालांकि गियर शिफ्ट आपको फील होंगे जब आप स्लो स्पीड पे और हाई स्पीड पे वो आपको फील नहीं होंगे। एनवीएच लेवल्स जो है वो सिमिलर से है मैनुअल के, इस जस्ट के आप मैनुअल में कंट्रोल करते हो अपने हिसाब से, तो वहाँ पे जो है मराजो जी हमें साइड दे रहे हैं। कितना फटाफट ओवर गियर शिफ्ट होते हैं जब आप करना चाहते हो। वेल हाँ, ठीक ठाक स्पीड पे हो जाते हैं। और आई थिंक जिस स्पीड पे होते हैं पैडल शिफ्टर्स वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना भी फास्ट नहीं है कि पैडल शिफ्टर्स कुछ ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको। इस जस्ट वो गिमिकी फीचर हो जाता है आपके लिए। लेकिन आई डोंट नो, मोस्टली आप जो है नॉर्मल मोड में चलाते रहोगे, आपको ज़्यादा खुद से चेंज करने का फील जो है वो चाहिए नहीं होगा। तो इट्स नाइस, ऑटोमेटिक जो है कन्वीनियंट है, सिटी के लिए आप रख सकते हैं। बट ओह, इसमें स्टीयरिंग वाइब्रेट कर रहा था कॉलिजन के टाइम पे। चलो थोड़ी सी अब एडास की भी बात कर लेते हैं हम। प्रॉब्ली जो लास्ट मैनुअल में मैं बैठा था उसमें स्टीयरिंग वाइब्रेशन वाला फीचर ऑफ था। यहाँ पे मैं जैसे ही नज़दीक जा रहा हूँ आप देखोगे यहाँ लिखा आएगा कॉलिजन पॉसिबल। ब्रेक पेडल पे सेंसेशन आएगा, हल्का सा ब्रेक लगेगा और ये भी वाइब्रेट करेगा। ये देखो फिर से करके दिखाता हूँ, कॉलिजन पॉसिबल। देखो मानो ना मानो बट इट्स वेरी कमेंडेबल फ्रॉम एन इंडियन मैन्युफैक्चरर टू ऑफर दिस। ये बात जो भाई साहब टच कर गई। अगर आप बहुत ज़्यादा क्लोज चले जाते हो किसी गाड़ी के तो आपके हज़ार्ड लैंप्स ऑन हो जाते हैं ब्रेक अपने आप लगने पर, और फिर थोड़ी देर में ऑफ हो जाते हैं। अगर गाड़ी का कॉलिजन नहीं हुआ है तो नहीं हो जाता है कॉलिजन, फिर हज़ार्ड लैंप आपके जले हुए रहेंगे। तो ये चीज़ें, और आप जब एकदम से काफ़ी ज़्यादा डी एक्सेलरेट करते हो तब भी हज़ार्ड लैंप्स जो हैं वो ऑन हो जाते हैं। ओके, तो पेट्रोल ऑटोमेटिक जो है वो चला लेते हैं। और ये वाली जो है इसमें आप देख पा रहे हो बाहर जो डोर हैंडल है वो इलेक्ट्रिकली अभी डिप्लॉय हो जाएंगे। तो ये देखो इलेक्ट्रिकली वापस जो है अंदर चले गए वो। तो पेट्रोल जो है उसमें इंजन में आपको मिलती है 200 PS की पावर और 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क। बहुत ही ज़्यादा टॉर्क मिलता है। और ये सब कुछ आपको 6 स्पीड की ऑटोमेटिक एक गियर बॉक्स के साथ में और एक 6 स्पीड मैनुअल के साथ मिलता है। मैनुअल हम अभी नहीं चला पा रहे हैं, ऑटोमेटिक जो है वो हम अभी चला रहे हैं। और काफ़ी स्मूथ ये इंजन है, नो डाउट। इनका डीजल भी बहुत स्मूथ है, लेकिन डीजल से जैसे ही आप पेट्रोल में आते हो तो आपको जो बची हुई स्मूथनेस है आपको वहाँ फील हो जाती है कि भैया और एक्स्ट्रा स्मूथनेस जो है वो कहाँ से आ रही है, क्या आ रही है। अब क्या मतलब और क्या चीज़ें हैं पेट्रोल में जो कि अलग फील हो रही है। वेल एक तो इसमें जो है वो जिप जैप जूम वाले मोड नहीं आते, हालांकि ज़्यादा पावरफुल है, उसमें आने चाहिए थे, बट इसमें वो जिप जैप जूम वाली जैसी चीज़ें जो है वो एक्चुअली नहीं दी गई है, पता नहीं क्यों। और उसके बाद में साथ ही में जो है आपको मतलब बाकी जो चीज़ें हैं वो वैसी की वैसे मिलेगी। अब ये डिपेंड करता है कि प्राइसिंग वाइजिंग क्या रखी जाती है, उस हिसाब से फीचर कहीं ऊपर नीचे कर दी जाए तो बात अलग है। लेकिन अभी फिलहाल जो हमें गाड़ी मिली है उसमें सब कुछ फीचर्स जो है वो डीजल के हिसाब से जिप जैप जूम वाले को छोड़ के, मतलब ड्राइविंग मोड्स को बेसिकली छोड़ के। तो डीजल से जब आप पेट्रोल में आते हो तो जो स्मूथनेस की मैं बात कर रहा था कि एकदम कमाल की स्मूथनेस है, वो आपको पावर में भी फील होती है। और स्मूथनेस का लेवल जो है वो हर चीज़ में सुनाया जाता है आपको, नॉइज़ में भी। वाइब्स हल्की फुल्की जो डीजल में आती है वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आती है। और जिस तरीके से इंजन पावर डिलीवर करता है, जिस तरीके से फ्रीली वो रहा होता है, दो ये भी टर्बो चार्ज ही है, ऐसा नेचुरली एस्पिरेटेड 2 लीटर नहीं है, ये टर्बो चार्ज है। अगर आप बात करो सेगमेंट में तो बाकी हेक्टर और सफारी में तो आता ही नहीं है, लेकिन एल्कजार में नेचुरली एस्पिरेटेड 2 लीटर आता है, उससे कहीं ज़्यादा पावर उसमें। और हल्का सा मैंने टैप किया और एक्चुअली इसका गियरबॉक्स भी ज़्यादा स्मूथ फील होता है, पता नहीं क्यों। गियरबॉक्स ज़्यादा स्मूथ फील होने वाला थोड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए, लेकिन इसका गियरबॉक्स जो है थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ फील होता है। हालांकि ये इंजन आपको जो चीज़ नहीं दे पाएगा वो है फ्यूल एफिशिएंसी। आपको मुझे लगता है कि ये हाईवेज पे क्लोज टू 12 की फ्यूल एफिशिएंसी देगा, और जब आप सिटी में चला रहे हो तो 8 के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी देनी चाहिए। अगर ये फ्यूल एफिशिएंसी डिलीवर करता है तो इट्स अ गुड थिंग। ये 30 की स्पीड लिमिट यहाँ लिखी हुई है, अब धीरे धीरे ये स्पीड डिटेक्ट करके यहाँ पे देखो 30 दिखा दिया है, ये प्रूफ है कि ये काम कर रहा है। और वो 30 की स्पीड लिमिट ओके
ये टेस्ट ट्रैक है, ये जानबूझ कर ख़राब बनाया गया और 30 की स्पीड लिमिट भी इंडिकेटिव है ताकि ये फीचर्स वगैरह टेस्ट किया जा सके। 30 पे चलना ज़रूरी नहीं है। ख़राब सड़कों पे सस्पेंशन वाइज जो है ये सेम जैसे डीजल है वैसे ये कोई फ़र्क जो है दोनों गाड़ियों में नहीं है। और सस्पेंशन सेम वो चीज़ मैं रिपीट करता हूँ कि जैसे ख़राब जो शार्प बम्स है वहाँ पे ज़रूर थोड़ी सी आवाज़ आती है, बट XUV 500 के मुकाबले बहुत इंप्रूव हो गए हैं और थोड़ा सा बॉडी रोल भी डेफिनेटली आपको गाड़ी में देखने को मिलता है, जो कि अभी ये देखो एविडेंट है। बट एक्चुअली हैंडलिंग इज़ क्वाइट मतलब वो आपको देती है कॉन्फिडेंस। ठीक है, शार्प आप नहीं है, आपको स्टीयरिंग फीडबैक वगैरह उतना बढ़िया नहीं मिलता जितना कुछ कुशाक वगैरह है ऐसी गाड़ियों में आपको मिल जाएगा, बट काफ़ी अच्छी एक्चुअली हैंडलिंग है महिंद्रा के स्टैंडर्ड से। इसमें तो कोई हैंडलिंग मोड्स भी आपको नहीं आते हैं। फ्लाईओवर चढ़ते हैं, फ्लाईओवर पे प्रॉब्ली फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस एक वो भी या टेस्टिंग पर्पस एक एक्सपेंशन जॉइंट भी दिया होगा, वहाँ पे कैसी आवाज़ आती है उससे आप समझ जाएंगे। ऑलमोस्ट ना के बराबर आवाज़ आई है। एक्चुअली इंजन बहुत स्मूथ है। हम हाई स्पीड ट्रैक पे चलते हैं इसको लेके, फिर वहाँ देखते हैं क्या है, क्योंकि 200 PS का मज़ा तो पूरा टेस्ट करने में आएगा, तो वहाँ चलते हैं। और इसमें जिप जैप जूम कुछ नहीं होता भाई, जो है वो ऐसा ही है, आप चलाओ। व्हीकल ओवर स्पीड हमें पता है, आप जाइए 141, एंटरिंग इनटू द कॉर्नर 135। ओके, तो पेट्रोल में मेरे इम्प्रेशंस ये है कि थोड़ा सा ये चलाने के मामले में वाइब्रेशन और नॉइस इसमें कम है, और मतलब जो वो चीज़ है ना कि खिंचता चला जाता है, वो वाली फील यहाँ पे है डेफिनेटली। मैं एक्चुअली इसको लोअर गियर में ले जाता हूँ, बट आई पुट इट इन 5th गियर, और मैं ये कर्व 4th में लेता हूँ, ये कर्व 4th में करता हूँ। ऑलमोस्ट 3500 RPM पे मैं हूँ और 4200-300 तक जाएगा शायद ये 140 पर। लेट्स सी, एक्चुअली 4000 RPM से पहले ही 140 चला गया, विच इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग। बहुत ही टॉल रखा गया शायद इस गियर को भी। ओके, विल हैव टू स्लो डाउन। फॉर्चुनेटली हमें साइड दे दी गई है, थैंक यू बुर्रा। आई एम क्वाइट इम्प्रेस विद पेट्रोल, पर प्रॉब्लम ये है कि आप इम्प्रेस तभी होंगे जब पेट्रोल आपको ना डलाना पड़े, बिकॉज फ्यूल तो मुझे नहीं लगता ये कुछ खास दे रहा होगा। तो जी भैया, ये सब कुछ है महिंद्रा XUV 500 के बारे में 700 के बारे में। गाड़ी तो 500 ही है, बट थोड़ी प्रीमियम है, बेसिकली उसी साइज़ एंड शेप की है और उससे थोड़ी सी प्रीमियम जो है फीचर्स के मामले में दी गई है। तो इट वॉज़ क्वाइट सरप्राइजिंग कि महिंद्रा ने प्राइसिंग जो है इतनी एग्रेसिव रखी जिसकी किसी को भी जो है उम्मीद नहीं थी। हालांकि इसमें टैक्टिक क्या है कि महिंद्रा ने जिस तरीके से सेगमेंट को डिवाइड किया है, फीचर्स को जिस तरीके से डिवाइड किया है, वो चीज़ जो है काफ़ी स्मार्ट है। और वेरिएंट बाय वेरिएंट वाली वीडियो जो है वो बनाने का एक स्कोप है, तो वो हम बना देंगे। जब मैं बनाऊँगा तो आप देखना, उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे प्राइसिंग जो है किस हिसाब से रखी गई है। अभी हमें सारे वेरिएंट्स की प्राइस नहीं पता है, बट थोड़े दिनों में वो पता चल जाएगी। गाड़ी महिंद्रा का कहना है कि दिवाली के आसपास तक डिलीवरीज भी हम शुरू कर देंगे, और लॉन्च तो टेक्निकली हो ही गया है। हमें बेस वेरिएंट की प्राइस तो पता ही है। नया लोगो है गाड़ी पे, जो कई लोगों को एक्चुअली अच्छा लगेगा, बिकॉज वो महिंद्रा का पुराना लोगों के साथ में कई लोग प्रीमियमनेस को एसोसिएट कर नहीं पा रहे थे, तो महिंद्रा ने अपनी ब्रांड इमेज जो है फाइनली चेंज करने के लिए ये स्टेप उठाया है। अब मेरा कंक्लूजन ये है कि अगर आप कंफ्यूज थे क्रेटा और सफारी के बीच में, कहीं कुछ प्रीमियमनेस ढूंढ रहे थे और कुछ और ऑप्शन ढूंढ रहे थे, तो आपके पास में डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन ये है। अब अगर आप सोच रहे थे सफारी वगैरह से कुछ और ज़्यादा प्रीमियम फील जो महसूस करें, तो उतनी ज़्यादा तो नहीं है ऑनेस्टली। ये उतना भी ऊपर नहीं जाती है, लेकिन कई मायनों में कई फीचर्स ऐसे हैं जो कि आपको और कोई ऑफर नहीं करता है, वो सिर्फ इसी कार के साथ में आपको महिंद्रा ऑफर करती है। तो 700 जो है एक दमदार प्रोडक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और महिंद्रा के लिए काफ़ी सेल्स करेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। गाड़ी में काफ़ी सारी अच्छी बात है और काफ़ी सारे जो लूपहोल्स है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप अभी भी कहीं कंफ्यूज हैं तो आप चैनल मेंबर बन सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या मुझसे कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपको नीचे दिए गए ज्वाइन बटन में जो है देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। पसंद आए दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।